नमस्ते। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में लगे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडो श्रीलंका पीस अकॉर्ड को, जिसे कि राजीव गांधी जयवर्धने अकॉर्ड भी कहा जाता है, जिसे अभी 29 जुलाई को 35 साल पूरे हुए हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस को, जो कि आप अक्सर न्यूज़ में पढ़ ही रहे हैं कि वहाँ की इकोनॉमिक क्राइसिस क्यों हुई है, इंडिया का उसमें क्या रोल है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं श्रीलंका के पहले जो अकॉर्ड हुआ है, भारत श्रीलंका पीस अकॉर्ड जिसे कहा जाता है, वो क्यों हुआ है उसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। दोस्तों, जब श्रीलंका आज़ाद हुआ 1948 में, तो वहाँ से इंडिजिनस पॉलिटिक्स की शुरुआत होती है श्रीलंका में। डॉन स्टीफन सेनानायके वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और वहाँ से फिर इंडिजिनस पॉलिसीज़ की शुरुआत होती है श्रीलंका में। अक्सर हम ये देखते हैं कि जहाँ भी कॉलोनियल रूल रहा है वहाँ पे सोसाइटी के डिविजन्स बहुत पाए गए हैं, तो श्रीलंका भी उनमें से एक ही था। जैसे भारत में भी ये चीज़ हुई थी, श्रीलंका में भी एक डिफरेंट टाइप की चीज़ ऑब्ज़र्व की गई। जब श्रीलंका आज़ाद हो गया और वहाँ की पॉलिसीज़ बनने लगी, तो वहाँ के लोगों में डिवीज़न आने लगा, जो कि डिवीज़न पहले भी था पर वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता गया समय के साथ। और वो डिवीज़न किसके बीच में था वो हम इस प्रकार देखें तो श्रीलंका का जो कॉम्पोजिशन है पॉपुलेशन का, उसको अगर अच्छे से ऑब्ज़र्व करें तो वहाँ पे सिन्हाली स्पीकिंग पॉपुलेशन मेजॉरिटी में है। 70% से भी ज़्यादा सिन्हाली स्पीकिंग लोग रहते हैं। फिर सेकेंड नंबर पे आती हैं तमिल स्पीकिंग लोग, जो कि अराउंड 20% है। तो इन दोनों ग्रुप्स में एक टाइप का डिवाइड था, क्योंकि जब आज़ाद हुआ तो लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, रिलीजन क्या होना चाहिए, स्टेट का फंक्शनिंग किस बेसिस पे होनी चाहिए, इन सब चीज़ों लेकर भी काफ़ी डिवीज़न था। सिंस मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन सिन्हालिस की थी, तो वहाँ के जितने भी लीडरशिप अक्सर जो आती गई वो सिन्हालिस पॉपुलेशन के सपोर्टिव थी और वो उन्हीं लीडरशिप उन्हीं कम्युनिटी से आती थी। तो समय के साथ ये ऑब्ज़र्व किया गया कि जो तमिल लोग थे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होने लगा। तमिल लोग रहते कहाँ थे श्रीलंका में, अभी भी जहाँ रहते हैं वो है नॉर्थ श्रीलंका का पार्ट, जाफना रीजन, जो आपने अक्सर सुना है। और अगर आपने मद्रास कैफ़े मूवी देखी है तो उससे आप अच्छी तरीके से लिंक कर सकते हैं इस पूरी स्टोरी को। तो जब इस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन कहीं भी होगा, सिर्फ श्रीलंका में नहीं पूरी दुनिया में कहीं भी इस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन होगा, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट इमर्ज होते हैं। श्रीलंका में भी इन सब चीज़ों को लेके प्रोटेस्ट इमर्ज हुआ कि जो नॉर्दर्न श्रीलंका में जो लोग रहते थे, जो तमिल पॉपुलेशन रहती थी, उन्होंने डिमांड किया कि हमारे पास भी पावर आनी चाहिए, उनके पास भी फंड्स आने चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। बट जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी, जो लीडरशिप थी, उन्होंने इस डायरेक्शन में ध्यान ज़्यादा नहीं दिया। तो टाइम के साथ वहाँ पे एक सिविल वॉर सिचुएशन इवॉल्व हो गई। सिविल वॉर, और ऐसा सिविल वॉर हुआ कि जो काफ़ी लंबे ड्यूरेशन तक चला। और सिविल वॉर में सबसे मेन रोल था LTTE का, लिबरेशन टाइगर फॉर तमिल ईलम। इनका पर्पस ये था कि ये तमिल ईलम स्टेट बनाना चाहते थे, इंडिपेंडेंट स्टेट, मतलब इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना चाहते थे, जहाँ पे सिर्फ तमिल स्पीकिंग लोग रहेंगे और उन्हें नॉर्दर्न श्रीलंका का पोर्शन अपने आप में रखना चाहते थे। LTTE एक आर्म्ड रिवॉल्यूशनरी ग्रुप बन गया, जिसमें कि वो अपने सोल्जर्स बनाने लगे, अपनी आर्मी बनाने लगे, अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करने के एम करने लगे। श्रीलंकन गवर्नमेंट एंड श्रीलंकन आर्मी इस तरीके को बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई, एक्सेप्ट करी नहीं, और उन्होंने डायलॉग ना चुनते हुए अपनी आर्मी भेजना स्टार्ट कर दिया। तो नॉर्थ श्रीलंका में जब श्रीलंकन आर्मी एंटर हुई और उनके क्लैशेस LTTE के साथ हुए, तो एक काफ़ी वॉलेंट प्रोटेस्ट, वॉलेंट सिविल वॉर इरप्ट हो गया। इस वॉर को देखते हुए हमारा उनका जो रिलेशन है इंडिया श्रीलंका का, उसमें भी काफ़ी दरारें आना स्टार्ट हो गई। इंडिया को इंटरवीन करना पड़ा इस सिविल वॉर में। दोस्तों, समझने की बात यह है कि इंडिया ने इंटरवीन क्यों किया। तो बहुत सारे रीज़न्स हैं, पर दो मेन रीज़न्स जो इस चीज़ के हैं। तो पहला तो ये है कि इंडिया में एक स्पेशल बहुत सुंदर हमारा स्टेट है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन है, और तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन जो तमिलनाडु की है वो नॉर्थ श्रीलंका के जो तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन है उनसे लिंक्ड है, कल्चरली भी, हिस्टोरिकली भी। अगर आप जाएँ तो बहुत सारे उनके रिश्तेदार वगैरह या
आसान है वहाँ पे आप फाइंड करना। तो वहाँ की जो पॉपुलेशन थी, तमिलनाडु की जो लीडरशिप भी थी, उन्होंने भी उस चीज़ को सपोर्ट किया, तमिल के लोगों को सपोर्ट करने का डिमांड किया यूनियन गवर्नमेंट से। उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर राजीव गांधी के पास एक और चीज़ का प्रेशर था। वो प्रेशर था फॉरेन पॉलिसी के थ्रू। वो प्रेशर ये था दोस्तों कि जब भी कभी भी किसी भी स्टेट में क्राइसिस होता है तो बहुत सारे अपॉर्चुनिस्ट लोग सामने आ जाते हैं। ये बात आप जानते भी हैं, ये सत्य होती है कि अपॉर्चुनिज्म एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ भी क्राइसिस है वहाँ पे इवॉल्व हो जाता है। तो हमारे जितने भी एडवर्सरीज थे उस समय के, तो वो श्रीलंकन गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। वो चाह रहे थे कि इंडिया का वहाँ पे एक प्लेस या इंडिया किसी भी प्रकार का इंटरवीन ना करे, इंडिया का किसी भी प्रकार का रोल ना आए। बट इंडिया भी ये नहीं चाहता था कि कोई फॉरेन प्लेयर्स आके उसके नेबर में इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो। तो दूसरा मेन फैक्टर ये भी था कि इंडिया डिड नॉट अलाउड और डिड नॉट वांट टू इंगेज अदर फॉरेन प्लेयर्स इन दिस सिनेरियो। तो इंडिया ने प्रोएक्टिवली स्टेप लिया। अगर आप देखें, ये जयवर्धनेश राजीव गांधी अकॉर्ड के पहले हमारे जब प्राइम मिनिस्टर ने एक बार विज़िट किया था तो उनके ऊपर एक असॉल्ट भी हुआ था। उस असॉल्ट के बाद काफ़ी सारी चिंताजनक चीज़ें हुई कि लोगों ने बोला कि हमें शायद इंटरवीन नहीं करना चाहिए। बट एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट, रिस्पॉन्सिबल कंट्री, ये हमारा धर्म भी बनता है कि हमारे पड़ोस में अगर कोई चीज़ गड़बड़ है तो उसको हमें सुधारना चाहिए या उसमें मदद करनी चाहिए। तो इंडिया का मोटो भी यही है। आर्टिकल 51 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, हमारी फॉरेन पॉलिसी है गुजराल डॉक्ट्राइन की। तो इन सब के मद्देनज़र हमने इंटरवीन करने का फ़ैसला किया। तो ये इंटरवीन हमने एक अकॉर्ड के थ्रू करवाया। हमने श्रीलंका इंडिया पीस अकॉर्ड साइन किया। उस अकॉर्ड की काफ़ी सारी डिटेल्स ये है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया ने ये बोला कि आप अपनी आर्मी, अपने सोल्जर्स नॉर्थ श्रीलंका से विड्रॉ कीजिए, और वो विड्रॉ करने के बाद इंडिया वहाँ पे अपने इंडो पीस कीपिंग मिशन या इंडो पीस कीपिंग फोर्सेस को स्टेशन करेगा। ये पीस कीपिंग फोर्सेस का रोल ये था दोस्तों कि जितने भी LTT के मेंबर्स थे, LTT जो ग्रुप था, उसको इंडिया सपोर्ट करेगा। इंडिया उस वहाँ के रीजन में फ्लूड सप्लाईज, मेडिसिन्स वगैरह वगैरह सप्लाई करेगा, और एक एज अ मीडिएटर, एज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन LTT एंड श्रीलंकन आर्मी एंड श्रीलंकन गवर्नमेंट के बीच में वो वर्क करेगा। तो इस पर्पज़ के थ्रू इंडो पीस कीपिंग फोर्सेस वहाँ पे जाने लगी। उन्होंने काफ़ी हेल्प करी श्रीलंकन तमिल्स की, हर चीज़ में हमने प्रोवाइड किया, फूड सप्लाई से लेके सब कुछ वी स्टार्टेड प्रोवाइडिंग। और टाइम के साथ हमने देखा कि ये चीज़ें सॉल्व हो रही थी, वहाँ पे एक टाइप का पीस आने लगा था। सेकेंड कंडीशन इस अकॉर्ड में ये थी कि श्रीलंका अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट करेगा, जिसे बाद में 13 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बना। उस अमेंडमेंट में श्रीलंका अग्रीड टू डिवॉल्व पावर। श्रीलंका ने एग्री किया कि हम वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव वहाँ के हो सकते हैं, वहाँ पे इलेक्शन होंगे, वहाँ पे फंड जाएंगे। तो इस प्रकार से एक डेमोक्रेसी को प्रमोट करने का उस रीजन में इस अमेंडमेंट में प्रोविजंस बनाए गए। ये इंडिया के लिए बहुत सक्सेसफुल स्टेप था कि अगर कोई भी कंट्री किसी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करवाए तो बिकॉज ऑफ पीस एंड वॉयलेंस को दूर करने के लिए, तो ये एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। और हमने उस टाइम इसको नोबल कॉज की तरह इम्प्लीमेंट करवाया और हमने इसके पॉजिटिव साइंस भी मिले। बट ओवर द टाइम ये ऑब्जर्व किया गया कि श्रीलंका ने 13 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया। आज भी अगर आप न्यूज़ देखें तो कई बार ऐसे इश्यूज़ उठते हैं। तमिलनाडु की लीडरशिप भी ये इश्यूज़ उठाती है कि उस अमेंडमेंट को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया। अभी भी उनके राइट्स काफ़ी वॉलेट होते हैं, काफ़ी सारे डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। बट इस चीज़ को श्रीलंकन गवर्नमेंट, श्रीलंकन आर्मी काफ़ी लाइटली ले गई। उन्होंने जब इस चीज़ को मना किया तो LTTE फिर से इरप्ट हो गया। और इस बार अनफॉर्चुनेट थिंग ये हुई कि LTTE इंडो पीस कीपिंग फोर्सेस के भी अगेंस्ट होने लगा। उनको ये लगने लगा कि इंडो पीस कीपिंग फोर्सेस श्रीलंकन गवर्नमेंट, श्रीलंकन आर्मी के सपोर्टिव है और इतनी ज़्यादा एड वो नहीं करवा पा रहे और उनका मिशन भी ब्लॉक कर रहे हैं। तो इस तरीके से एक नेगेटिव परसेप्शन इंडो पीस कीपिंग फोर्सेस की तरफ बनने लगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि इंडो पीस कीपिंग फोर्सेस को
नॉर्थ श्रीलंका के अलावा जो श्रीलंका की अदर पॉपुलेशन है, सिनालीज पॉपुलेशन है, वो भी एक नेगेटिव परसेप्शन की तरह देखने लगी, क्योंकि वहाँ की जनता तो अपने आप को बढ़ाना चाहती थी, सिनालीज पॉपुलेशन सिनाली स्टेट बनाना चाहती थी, तो डेफिनेटली वो तमिल के सपोर्टिव नहीं थे इनिशियल में। इसको देखते हुए एक जो इंडो पीस कीपिंग फोर्सेज जो वॉर को रिजॉल्व करने के लिए एक नोबल पीस कॉज के लिए गई थी, उनकी स्ट्रेंथ एकदम से खूब बढ़ जाती है। एक तरीके से वो आर्मी ऑफ ऑक्यूपेशन, बहुत सारे स्कॉलर कहते हैं कि आर्मी ऑफ ऑक्यूपेशन बन गई। वहाँ पे हमने खुद ही एक आर्मी ड्रॉ कर दी, स्टेशन कर दी, क्योंकि एक वॉर, सिविल वॉर तो था ही, साथ में LTTE के साथ भी हमारी क्लैशेस स्टार्ट हो गए। इस वेंचर के बाद जब ये क्लैशेस बढ़ने लगे, LTTE ने एक अटैक प्लान किया, जिससे कि बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट हमने झेला। एक अनफॉर्चुनेट इवेंट में हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, भारत रत्न मिस्टर राजीव गांधी का एसेसिनेशन हुआ और देश ने उन्हें खो दिया। तो एक थैंकलेस वेंचर के नाम से इसे नाम से जाना गया। थैंकलेस वेंचर क्यों? क्योंकि हमारा कॉज तो बहुत नोबल था, हम तो स्टेबिलिटी लाना चाहते थे, हम हेल्प करना चाहते थे, बट वो एक थैंकलेस वेंचर के टर्न में बदल गया, क्योंकि वहाँ से हमें ना किसी से अप्रिशिएशन मिला, श्रीलंका की पॉपुलेशन ने भी हमें अप्रिशिएशन नहीं दिया, गवर्नमेंट ने भी ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया, ना ही तमिल LTTE के तरफ से भी हमें सपोर्ट मिला। तो एक थैंकलेस वेंचर ये कहा जाता है, स्कॉलर्स ने इसको नेम दिया है। और क्योंकि अनफॉर्चुनेट इवेंट भी हुआ उसके बाद, और हमारे श्रीलंका इंडो श्रीलंका के रिलेशनशिप में भी काफ़ी दरारें आई, क्योंकि बाकी सारे एक्टर्स जो थे, बाकी सारे एडवर्सरीज जो स्टेट्स हमारे हैं, उन्होंने भी इन्वॉल्वमेंट अपना स्टार्ट कर दिया, जो कि आप अभी तक देखते हैं कि चाइना का इन्वॉल्वमेंट तो अभी कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ये था पूरा श्रीलंका इंडिया पीस अकॉर्ड, राजीव गांधी जयवर्धने अकॉर्ड, 1987 29 जुलाई को ये साइन हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं, हम इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करते हैं। तो इकोनॉमिक क्राइसिस स्टार्ट होने के लिए सबसे पहले तो एक फॉल्ट, एक जिसे कहा जाता है कि ब्लेम किसका हो, तो लीडरशिप का है। लीडरशिप वहाँ पे राजपक्षा फैमिली की है, जो प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो, दोनों सेम ग्रुप के हैं, सेम फैमिली के हैं। और जब ये बने तो इन्होंने काफ़ी सारे वादे किए। सबसे पहले तो इन्होंने बौद्ध स्टेट का वादा किया, बुद्धिज़्म को प्रमोट करने का, सिन्हालीज पॉपुलेशन को भी सपोर्टिव देने का वादा किया। तो इन्हें अपने पॉलिसीज़, अपने प्रोपेगेंडा से बहुत वोट मिले, खूब मैच्योरिटी के साथ इनकी सरकार बनी 2019 में। और इनकी सरकार जब बनी तो दोस्तों समय किस तरीके से पलटता है ये आप देखिए। इन्होंने सीधे एक रिफॉर्मिस्ट पॉलिसी और सोशलिस्टिक पॉलिसी को प्लान करना स्टार्ट किया। उस पॉलिसीज़ में इन्होंने काफ़ी टैक्स डिडक्शन स्टार्ट कर दिया। जैसे हमारे यहाँ भी आपने ऑब्जर्व किया था कि कॉर्पोरेट टैक्स हमने डिडक्ट किए, उन्होंने भी इस प्रकार की किए, बट बहुत ज़्यादा लेवल पे किए। इनकम टैक्स का डिडक्शन किया, ऑयल प्राइसेस की सब्सिडी दी। इतने सारे इनके रिवॉल्यूशनरी स्टेप्स थे कि जनता भी बहुत खुश हो गई। कहीं कहीं कुछ चीज़ें तो इंटरनेशनल मार्केट से भी सस्ती हो गई उनके देश में। बट दोस्तों एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है श्रीलंका के लिए, कि श्रीलंका की जो इकनॉमी है 5% ऑफ GDP उसकी टूरिज़्म पे डिपेंड करती है। तो और काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ से एक्सपोर्ट भी होती हैं। तो श्रीलंका का जो फॉरेक्स रिजर्व था वो काफ़ी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी था। और ये क्राइसिस की शुरुआत इन पॉलिसीज़ के अलावा कोविड-19 ने भी झटका दिया। कोविड-19 आया तो टूरिज़्म ब्लॉक हो गया। टूरिज़्म बंद होने से क्या हुआ कि इनकी एक्सपोर्ट अर्निंग कम हो गई, क्योंकि एक्सपोर्ट अर्निंग टूरिज़्म से भी होती है। जब कोई भी टूरिस्ट बाहर से आता है तो अपने फॉरेन रिजर्व्स, फॉरेन करेंसी लेकर आता है, जिससे कि हमारे फॉरेन रिजर्व्स में इजाफा होता है। तो जब कोविड-19 आया तो टूरिज़्म ब्लॉक हो गया। सेकेंडली आपने बहुत एक अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ, ईस्टर बॉम्बिंग आपने देखा था कि ISIS की हुई थी। उसके कारण भी टूरिज़्म वहाँ पे काफ़ी रुक सा गया था, धीमा हो गया था। तो फॉरेक्स अर्निंग उनकी कम होने लगी। साथ में इन्होंने ये एग्लोमरेशन कर दिया अपनी टैक्स पॉलिसीज़ के थ्रू, जिससे उनका फॉरेक्स रिजर्व और कम होने लगा। थर्ड, उन्होंने एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप लिया। वो स्टेप ये था कि श्रीलंका में ऑर्गेनिक फार्मिंग को फुल्ली तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। अगर आप जानते हैं कि हमारे यहाँ फर्स्ट स्टेट इंडिया में सिक्किम
फुल्ली तरीके से ऑर्गेनिक प्रोडक्शन करता है। बट वो प्रोडक्शन ओवरनाइट नहीं हुआ था, उसको काफ़ी सालों से फॉलो किया गया और उसके रिजल्ट्स आए, तब जाके वो 100% फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट बना। श्रीलंका ने इस चीज़ को एक ओवरनाइट डिसीजन के रूप में देखा गया और फार्मर्स के मन में, फार्मर्स के प्रोसेस में एक तरीके का कन्फ्यूजन आया कि हाउ दिस कैन बी डन, क्योंकि वहाँ पे फार्मिंग लिटरेसी भी थोड़ी कम है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में एक और फैक्टर आता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रोडक्शन बढ़ाने में टाइम लगता है। एकदम से प्रोडक्शन शुरू में ऑब्जर्व किया गया कि कभी कभी फॉल भी हो जाता है। तो इस डिसीजन के बाद जब ऑर्गेनिक फार्मिंग वहाँ पे स्टार्ट हो गई तो प्रोडक्शन भी फॉल हो गया, सप्लाई कम होने लगी फूड की। तो जब भी फूड सप्लाई कम होती है और डिमांड स्थिर है या डिमांड बढ़ जाती है तो फूड प्राइसेस बढ़ जाते हैं। दैट मीन्स वहाँ पे इन्फ्लेशन स्टार्ट हो गई, सारी चीज़ें, सारे दाम फूड के, फूड प्रोडक्ट्स के सब कुछ बढ़ गए। इवन इतने ज़्यादा बढ़ गए कि मिडिल क्लास पॉपुलेशन जो वहाँ पे है, पुअर पॉपुलेशन है, दे आर नॉट एबल टू फेच दोज प्रोडक्ट्स। तो इस सारी क्राइसिस होने के साथ साथ वहाँ के काफ़ी सारे स्कॉलर्स ने, वहाँ के इकोनॉमिस्ट ने सजेस्ट किया कि श्रीलंका को IMF की तरफ जाना चाहिए और डेब्ट रीस्ट्रक्चरिंग फॉलो करनी चाहिए। बट वहाँ की लीडरशिप ने इस चीज़ को भी फॉलो नहीं किया, क्योंकि जब भी डेब्ट रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे IMF के पास जाके कोई भी कंट्री, तो IMF भी कुछ कंडीशन इम्पोज करता है। तो इनिशियली वहाँ की लीडरशिप ने इस चीज़ को फॉलो नहीं किया। साथ ही साथ उन्होंने काफ़ी अनसस्टेनेबल बोरोइंग करी। अनसस्टेनेबल बोरोइंग वो होती है कि जहाँ आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा बोरो करने लगें, आपके पास इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, नहीं भी हो रहा है, तब भी आप इतना बोरो कर रहे हैं। सेकेंडली, उन्होंने चाइना के साथ ज़्यादा बोरोइंग करी। चाइना की हमेशा से एक डेब्ट ट्रैप पॉलिसी रही है, किसी भी देश में खूब सारा पैसा इन्वेस्ट करिए, लोन दीजिए, और जब वो देश लोन को चुका ना पाए तो आप उनसे कुछ चीज़ हड़प लीजिए। तो सिमिलरली चाइना भी यही किया। चाइना ने काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट किया वहाँ पे, काफ़ी सारे लोन दिए, और जब श्रीलंका लोन चुका नहीं पाया तो उन्होंने हेबेनटोटा पोर्ट जो है श्रीलंका का काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्ट है, उसे लीज पे ले लिया। तो ये एक इंडिया के लिए भी एक थ्रेट है, स्ट्रेटेजी है कि चाइना की जो स्ट्रेटेजी है वो अपने ही नेबरहुड में सक्सेस हो रही है, जिसे कि एक और टर्म कहा जाता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। इसके बारे में हम बाद में कभी फॉरेन पॉलिसी में डिस्कस करेंगे कि क्या है। तो चाइना ने अपना होल्ड वहाँ पे स्ट्रॉन्ग किया, बट इन सभी कारणों से श्रीलंका की इकोनॉमी डगमगाने लगी और इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन के बाद वहाँ के लोगों ने रिवोल्ट और प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करने लगे। देखिए, इस टर्म को जब भी किसी भी प्रकार की इकोनॉमिक क्राइसिस आती है किसी देश में, और वो क्राइसिस वेलफेयर पॉलिसीज़ के थ्रू आती है, वेलफेयर पॉलिसीज़ जैसे कि टैक्स रिडक्शन, सब्सिडीज़ वगैरह वगैरह, तो एक हेबरमास करके स्कॉलर हैं, उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था लेजिटिमेसी क्राइसिस। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट इस टर्म से फैमिलियर होंगे। लेजिटिमेसी क्राइसिस वो होती है जहाँ पे कि लोग गवर्नमेंट में विश्वास खो देते हैं। वो गवर्नमेंट जिन्होंने लोगों के लिए पॉलिसी बनाई, लोगों के लिए वेलफेयर करने का सोचा, बट एक अनप्लान्ड, अनसस्टेनेबल मैनर के थ्रू, जो कि सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसके कारण वहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट करा और वहीं की लीडरशिप जो गोटाबाया राजपक्षे और महिंदा राजपक्षे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर रिस्पेक्टिवली थे, उनको हटाने का डिमांड स्टार्ट कर दिया। अब इनिशियली कोई तो अपनी पावर छोड़ता नहीं है, तो इसके बाद काफ़ी इमरजेंसी सिचुएशन बनी, वॉलेंट प्रोटेस्ट होने लगे, काफ़ी सारे लोगों की डेथ भी देखी गई वहाँ पे इस प्रोटेस्ट के दौरान। बट फाइनली जब मैसिव पॉपुलेशन प्रोटेस्ट करने पे आ जाए तो किसी भी प्रकार की लीडरशिप भी उस चीज़ को हैंडल करना बहुत मुश्किल काम होता है। साथ ही साथ जब वहाँ की आर्म फोर्सेस और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी लोगों के साथ हो जाए, क्योंकि एक गवर्नमेंट जो लीडरशिप है वो अपनी पॉलिसीज़ अच्छे तरीके से बना नहीं सकता, उनकी सारी पॉलिसीज़ फेल हो रही हैं, प्लस उनके करप्शन के चार्जेस भी हो, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि उस टाइप की लीडरशिप कंटिन्यू करे और इस क्राइसिस में अपना योगदान दे या इस क्राइसिस को हटाने में अपने एफर्ट्स करें। तो उस लीडरशिप को हटाने के लिए एक प्रोटेस्ट इमर्ज होने लगा, जो कि आपने देखा कि इतना बढ़ गया कि वहाँ के जो लीडरशिप है उनको भागना पड़ा देश छोड़ के। तो ये समय का खेल है। खैर, इतनी ज़्यादा उनका डेब्ट टू जीडीपी रेशो अराउंड 119%, 120% पहुँच गया कि अभी भी जो भी उनकी लीडरशिप है करंट,
वो भी एकदम से बोरोइंग को चुका नहीं सकती। तो अभी उन्होंने, अगर आप न्यूज़ देखते हैं, उन्होंने फिर से आईएमएफ का रुख किया है, आईएमएफ से लोन मांगा है, स्ट्रक्चरिंग, डेट रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में बातें चल रही हैं और आईएमएफ उनकी मदद भी कर रहा है। तो साथ ही साथ अब इंडिया की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इंडिया को भी प्रोएक्टिवनेस दिखाते हुए मदद करना है। अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो अभी एक न्यूज़ थी कि $3.7 बिलियन हमने इन्वेस्ट ऑलरेडी किया है पिछले साल श्रीलंका में, उनकी इकनॉमी को देखते हुए। बट हमें काफ़ी कुछ और करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि जब कभी भी पड़ोस में कुछ टाइप की क्राइसिस होगी तो उसका खामियाजा पड़ोसी देश को भी भुगतना पड़ता है। ये तो हम नेचुरल भी देखते हैं, कॉमन लाइफ में भी देखते हैं कि अगर जो भी कुछ भी चीज़ पड़ोस में हो रही है तो हमें मालूम होना चाहिए क्या हो रहा है और हमें कैसे तरीके से उसको सुधारना चाहिए। तो इंडिया ने भी काफ़ी प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए हैं गुजरात डॉक्ट्राइन के थ्रू, जिसको हमने डिस्कस किया था। प्लस और भी हमें क्या करने की ज़रूरत है, तो सबसे पहले तो हमें फूड सप्लाईज़, फूड सब्सिडी, फूड सप्लाईज़, फर्टिलाइज़र्स, मेडिसिन वगैरह सब सप्लाई कंटिन्यूसली करते रहना चाहिए, जो हम कर भी रहे हैं, नो डाउट। सेकेंडली, हम ये इंश्योर करना पड़ेगा कि फिर से कोई भी प्रकार का फॉरेन प्लेयर इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट ना हो, क्योंकि आज हम देखते हैं कि चाइना का बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है। उन्होंने तो अपना लीज में हेबेंटोटा पोर्ट लेके रखा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें चाइना भी इस तरीके से इन्वॉल्व हो सकता है और साथ में और भी एडवर्सरी स्टेट इस चीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं स्टेबिलिटी लाने के लिए। तो इंडिया को इस चीज़ को अवॉइड करना पड़ेगा। इंडिया को कभी नहीं चाहेगा इंडिया की कोई भी देश और जो उसके एडवर्सरीज़ हैं वो इस तरीके के स्टेप्स लें, प्रोएक्टिव बने और इंडिया की लेजिटिमेसी कम हो श्रीलंकन पॉपुलेशन में। तो ये हमारे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है कि हम अपने डिप्लोमेटिक टाइज को बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया था कि एक नेगेटिव परसेप्शन जो था वो ओवरनाइट तो चेंज होता नहीं है। अभी भी कुछ लोग होंगे जो कि इंडिया के सपोर्ट के अगेंस्ट होते होंगे, इंडिया से रिलेशनशिप के अगेंस्ट होते होंगे या उतने फेवरेबल नहीं करते होंगे। तभी श्रीलंका ने चाइना की तरफ अपने आप को रखा, अपनी तरफ मूव करवाया खुद को चाइना की तरफ, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर्स उनके थे, उनकी लीडरशिप में भी थे, उनके लोगों में भी थे कि इंडिया को सोल पार्टनर या इंडिया को ही आगे लेके नहीं चलना है। तो हमारे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपनी डिप्लोमेटिक टाइज को अच्छे करने के लिए और सॉफ्ट पावर बिल्ड करने के लिए, कि वहाँ की लोगों में भी लगे कि येस, इंडिया हैज़ प्रोएक्टिवली टेकन स्टेप्स टू इम्प्रूव देयर इकोनॉमी। तो एक अच्छा सॉफ्ट पावर बिल्ड होगा और हमारे अच्छे टाइज भी हो सकते हैं। साथ ही साथ हमें ये इंश्योर भी करना है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी रहे, इन लेटर एंड स्पिरिट वही इम्प्लीमेंट हो, क्योंकि मिलिट्री कूप अगर फिर कुछ होता है, जिसके चांसेस तो कम है अभी देखा जाए, बट इस टाइप की घटनाएं अगर होती हैं तो काफ़ी रिफ्यूजी क्राइसिस भी स्टार्ट हो जाती है। तो रिफ्यूजी क्राइसिस इंडिया को संभालना काफ़ी मुश्किल पड़ेगा। अभी आपने देखा था कि जब म्यांमार से रिफ्यूजी क्राइसिस आई तो उसमें भी काफ़ी सारे इश्यूज़ इंडिया को फेस करने पड़े। तो इंडिया कभी नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार की उसके नेबरहुड में रिफ्यूजी क्राइसिस बने। तो इस चीज़ को हमें इंश्योर करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं, जो इंडिया के एलाइज हैं, लाइक यूएसए हो गया, जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, इन सब के साथ मिलके भी हम एक प्लान कर सकते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर सकते हैं श्रीलंका में, क्योंकि ये कंट्रीज़ भी ऐसी हैं कि जिनके एडवर्सरीज़ और इंडिया के एडवर्सरीज़ सिमिलर हैं। तो वो भी नहीं चाहेंगे कि इंडो पैसिफिक रीजन में कोई इस टाइप के देश अपॉर्चुनिस्ट बने और आगे बढ़ें। तो ये सारे ऑप्शंस आज हमारे पास अवेलेबल हैं और इंडिया काफ़ी प्रोएक्टिवली हेल्प भी कर रहा है, जो कि उसे करना भी चाहिए। एंड हम यही उम्मीद करते हैं कि श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस जल्दी से जल्दी एंड हो, जिससे कि स्टेबिलिटी आए, वहाँ के लोगों को स्टेबिलिटी मिले। वहाँ आज काफ़ी परेशानियाँ हैं फूड को लेके, वाटर सप्लाईज़ को लेके, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस को लेके, ऑयल को लेके। आप देखते हैं कितनी बड़ी बड़ी कतारें हो रही हैं वहाँ पे पेट्रोल भराने के लिए। तो जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ें ठीक हो, हम इंडियंस यही उम्मीद रखते हैं और इंडियन गवर्नमेंट भी काफ़ी प्रोएक्टिवली वर्क कर रही है। तो होपफुली वी विल गेट द पॉजिटिव रिजल्ट्स वेरी वेरी सून। और इसके अलावा हमें एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है, जो कि हम अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कि समय का खेल कितना बड़ा होता है। जो लीडरशिप जिसे लोगों ने ही चुना, खूब वोट दिए, मसीहा माना कुछ लोगों ने, तो आज वही लोगों ने उन लोगों को हटा दिया। इवन दे डिमांडेड प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षा, महिंदा राजपक्षा प्राइम मिनिस्टर, टू go out from the country. Even do not
बी द सिटीज़न ऑफ दैट कंट्री, इतना ज़्यादा नफरत उनके अंदर हो गई। तो कोई भी इंसान किसी भी पोजीशन में हो, जब उसका समय खराब हो और उसके कर्म भी अच्छे ना हो, तो जब समय पलटता है तो बहुत भयंकर तरीके से हालात होते हैं। तो कभी भी आप कभी भी काफ़ी हाई पोजीशन में हो, काफ़ी अच्छी अथॉरिटी में हो, तो इस प्रकार में कभी भी अपने आप को मत रखिएगा, एरोगेंस में मत रखिएगा कि आप ही सब कुछ हैं। जब समय पलट जाए तो क्या नहीं हो सकता, क्या आप कुछ से क्या नहीं बन सकते, डोंट नो। प्लस इसका पॉजिटिव साइन ये भी है कि अगर हम अच्छा करते रहें, हम अपने डायरेक्शन में मूव करते रहें, बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करते रहें, तो जिस दिन हमारा समय साथ देगा तो हम अच्छा राइज़ भी कर सकते हैं। तो ये एक होप भी है हमारे लिए कि हमें हमेशा एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव होप के साथ, अपने मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिज़ल्ट, क्योंकि कभी ना कभी तो कुछ अच्छा रिज़ल्ट हमें ज़रूर मिलेगा। इसलिए आप मेहनत खूब कीजिए, जिस भी फील्ड में आप कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, प्रोफेशनली हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, तो खूब अच्छे से अपना एफर्ट्स दीजिए, 100% दीजिए, एंड कभी ना कभी तो आपको अच्छा रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। और अगर आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव एंड यूज़फुल लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू।